हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं ये कहानी का भाग 28वां लेकर आई हूँ। तो हम बिना देरी की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। लेकिन अंगद को भी हमने अपना बेटा माना है। शादी के बाद शहर उसकी बीवी बनेगी, यानी कि हमारी बहू। तो उसका पहला कदम हमारे घर में शादी के बाद आना चाहिए, ना कि शादी से पहले। यही हम सोच रहे थे, लेकिन आज अर्जुन ने हमें बहुत अच्छा आइडिया दिया है। हम शहर और अंगद की शादी हमारी कुल देवी के मंदिर में करेंगे और वहीं से दोनों कुल देवी का आशीर्वाद लेकर घर में अपना पहला कदम रखेंगे। तो अब यह तय रहा कि दोनों बच्चों की शादी हमारी कुल देवी के मंदिर में 1 हफ्ते बाद होगी और उनके बाद इनका गृह प्रवेश। सबने हामी भरी। शहर और अंगद एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। जानकी जी ने दोनों की तरफ देखकर सवाल किया, तुम दोनों इस वेन्यू से खुश तो हो ना? शहर ने जानकी जी का हाथ पकड़ कहा, माँ आप हमारे लिए जो भी करेंगी वह सब हमारे लिए बेहतर होगा, हमारी खुशी के लिए ही होगा। तो आपको इससे परेशान नहीं होना चाहिए। आप वही कीजिए जो आपको अच्छा लगे। शहर की बात सुन के जानकी जी ने प्यार से शहर के सर पर हाथ रखा। सभी चीज़ें फिक्स होने के बाद सब अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए। अर्जुन अपने कपड़े बदलने के बाद मान्यता के पास आया, जो नींद से अंगड़ाई दे रही थी। वो मान्यता के कपड़े चेंज करवाने लगा। तभी मान्यता ने अर्जुन से कहा, अर्जुन मुझे नींद आ रही है, तुम मुझे सोने क्यों नहीं दे रहे हो? अर्जुन ने कहा, पहले कपड़े चेंज कर लो, फिर सो जाना। इस आउटफिट में तुम्हें नींद कैसे आएगी? ये कितना भारी है, तुम्हें तो पता नहीं, लेकिन मेरे बच्चे को कितना भारी लग रहा होगा ये। मान्यता ने अपनी आंखें जबरदस्ती खोलते हुए अर्जुन को देखा और बोली, कुछ ज़्यादा ही बच्चे पर प्यार नहीं आ रहा है? बीवी को भूल गए और बच्चे से प्यार हो गया? ये मत बोलो कि अभी तुम्हारा बच्चा तुम्हारी बीवी के अंदर है। अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला, हाँ तो मेरी बीवी के अंदर रहेगा ना, किसी पड़ोसी की बीवी के अंदर तो नहीं रहेगा ना मेरा बच्चा। अर्जुन की इतनी बातें सुनते ही मान्यता उसे उसके कंधे पर मारने लगी और बोली, अर्जुन रघुवंशी तुम बहुत गंदे हो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। इतना कहकर मान्यता, जिसके कपड़े अर्जुन ने अब तक बदल दिए, तुरंत जाकर बालकनी में मुंह फुलाकर बैठ गई। अर्जुन ने उसे एक बार और सोचा कि जाकर उसे मना ले, लेकिन उसे पता था कि अभी अगर वह मनाने गया तो मान्यता और नखरे करेगी, इसलिए वह चुपचाप जाकर बेड पर लेट गया और ब्लैंकेट ओढ़ लिया। मान्यता ने थोड़ी देर इंतज़ार किया कि अर्जुन उसे मनाने आएगा और वह अपने नखरे दिखाएगी, लेकिन अर्जुन आया ही नहीं। जब मान्यता ने झाँक कर कमरे की तरफ देखा तो पाया कि अर्जुन बेड पर आराम से सो रहा है। यह देखकर मान्यता का मुंह बन गया और वह गुस्से से पैर पटकते हुए कमरे के अंदर आई। मान्यता का मुंह अभी भी फुला हुआ था, वह देखने में एकदम क्यूट सी लग रही थी। अर्जुन उसे देखकर खुद को रोक नहीं पाया। अर्जुन ने जो ब्लैंकेट ओढ़ रखा था उसका एक किनारा थोड़ा सा हटाकर मान्यता को चेहरे देखने लगा और मुस्कुराते हुए फिर से ब्लैंकेट ओढ़ लिया। यह सब मान्यता ने देख लिया, जिससे उसका गुस्सा और बढ़ गया। वह जाकर बेड पर चढ़ी, बीच में 2 पिलो रखे और ब्लैंकेट अपनी ओर खींचते हुए अर्जुन से बोली, मिस्टर रघुवंशी मुझे कल सुबह तुमसे डिवोर्स चाहिए। फिर उसने पीछे मुड़कर मान्यता की तरफ देखा और धीरे से उसके पास रखने लगा। कुछ देर में अर्जुन की पीठ मान्यता की पीठ से सटी हुई थी। मान्यता नींद में करवट बदलने लगी और उसने अपने पैर अर्जुन के पैरों पर रख दिए और फिर उसका सर अर्जुन के सीने पर टिक गया। कुछ ही देर में मान्यता पूरी तरह से अर्जुन के ऊपर हो गई। अर्जुन मुस्कुरा रहा था। वही लड़की जो थोड़ी देर पहले कह रही थी कि दोनों के बीच से पिलो मत हटाना, उसे सुबह डिवोर्स चाहिए, वह अभी इतनी आराम से उसके ऊपर सो रही थी। अर्जुन ने मान्यता के माथे को प्यार से चूमते हुए कहा, मेरी बिल्ली गुस्से में शेरनी बनकर दहाड़ती है और जब प्यार करती है तो इसकी सुस्कियाँ सुनने में मज़ा आता है। अर्जुन ने मान्यता को पूरी तरह से अपनी बाहों में भर लिया, उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया और उसके माथे को चूमते हुए बोला, तुम ही हो मान्यता, तुम ही हो, सिर्फ मेरी हो तुम। इस जन्म में तो क्या, आने वाले सभी जन्मों तक मुझसे तुमसे कोई दूर नहीं कर सकता और ना ही मैं तुम्हें कहीं दूर जाने दूंगा। तुम्हारी ऐसी शरारतों को मैं बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन अगर कभी तुमने सच में मुझसे दूर जाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि अर्जुन रघुवंशी मरना नहीं चाहता और अगर तुम मुझसे दूर हो गई तो अर्जुन रघुवंशी एक पल में जिंदा
नहीं रह पाएगा, वो मर जाएगा तुम्हारे बिना। इसीलिए तुम मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो और तुम्हें मेरे पास रहना है हमेशा हमेशा के लिए। इतना कर अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसका एक हाथ मान्यता के सिर पर था तो दूसरा हाथ उसकी पेट पर था। वह धीरे धीरे अपना हाथ मान्यता के पेट पर चला रहा था ताकि उसका छोटा सा बच्चा मान्यता के पेट में आराम से अपने पापा के हाथ को महसूस करते हुए सो जाए। कुछ ही देर में अर्जुन भी मान्यता के साथ गहरी नींद की आगोश में चला गया था। वहीं दूसरी तरफ आरुष अपने कमरे में चुपचाप बेड पर लेटा था और सीलिंग को देख रहा था। उसकी आंखों के कोने से अब आंसू गिर रहे थे क्योंकि इतनी देर वह सबके बीच अपने दर्द को दिखा नहीं पा रहा था। उसकी आंखें रोना चाहती थी लेकिन वह रो भी नहीं पा रहा था। अब उसके पास कोई नहीं था, वह अकेला था। अब वह खुद को रोने से रोक नहीं पा रहा था। मोहब्बत दिल से होकर रूह में उतरती है तो मोहब्बत को खोने का दर्द भी बहुत ज़्यादा होता है। जब मोहब्बत की शुरुआत होती है तो आँखों को सबसे ज़्यादा खुशी होती है क्योंकि इन आँखों से ही आप अपने महबूब का दीदार करते हैं। लेकिन वही मोहब्बत आपसे दूर जाती है तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इन आँखों को ही होती है क्योंकि अब आपके महबूब का दीदार आपके महबूब के तौर पे नहीं, किसी और की अमानत के तौर पर होगा। शहर के बारे में तो आरुष को शुरू से पता था कि शहर उसकी नहीं हो सकती। शहर जिस दिन उससे मिली थी उस दिन से वह अंगद की थी, अंगद की अमानत थी। उसके बाद भी उसके दिल ने शहर को चाहा, उसे अपने दिल में बसाया और अपने रूह में उतारा। अब यह दर्द और यह तकलीफ़ तो उसे जीवन भर सहनी ही थी। उसने खुद से कहा, यह दिल उससे इतनी मोहब्बत क्यों करता है जो आपका हो नहीं सकता। मोहब्बत भी सांसों से रूह तक उतर चुकी है। जो किसी और की अमानत है उसके लिए सांस भी ले रहा हूँ तो उसके नाम से, जिसे यह तक पता नहीं कि उसके दीदार से कोई जी भी रहा है। कोई उसे देखकर अपनी सांसों को गिन रहा है। उसकी सांसों में वह बसी है, उसकी सांसों में तो मेरा नाम तक नहीं और यहाँ उसकी याद में हम सांस लिए जा रहे हैं। आरुष ने जैसे ही अपनी आंखों को बंद किया उसकी आंखों के कोनों से आंसू बहने लगे। उसने अपना चेहरा तकिए में छुपाया और पूरी रात आधे पहर कब उसे एक कमरे से उसकी सिसकियों की आवाज़ गूंजती रखी। तीसरे पहर तक वह कमरा बिल्कुल शांत हो गया क्योंकि रोते रोते कब उसकी आंख लगी उसे भी पता नहीं चला। सुबह का वक्त अर्जुन मान्यता का कमरा जब मान्यता की आंखें खुली तो उसने खुद को अर्जुन की बाहों में पाया। अर्जुन ने उसे बहुत ज़ोरों से अपनी तरफ खींच रखा था, जैसे अगर उसने अपने हाथों को ज़रा भी ढीला छोड़ा तो मान्यता उससे दूर चली जाएगी और वैसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। अर्जुन अपनी सांसों को खुद से दूर जाने दे नहीं सकता था लेकिन अपनी मान्यता को नहीं। मान्यता के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई और उसने अर्जुन के चेहरे पर अपनी उंगली फिराते हुए कहा, तुम मुझसे इतना प्यार है उसके बावजूद भी तुम मुझे नाराज़ करते हो। कल रात ही तुमने मुझसे इतना नाराज़ कर दिया कि गुस्से में मैंने कहा कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए और हमारे बीच का पिलो नहीं हटना चाहिए। इतना कहते ही मान्यता ने अपने और अर्जुन के बीच देखा जहाँ पिलो का कोई नामो निशान नहीं था। वहाँ सिर्फ थी तो सिर्फ उनके जिस्म जो जुड़े हुए थे, एक दूसरे में समा रहे थे। मान्यता ने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुमने पिलो हटा दिया और मुझे खबर तक नहीं हुई। मैं हमेशा की तरह तुम्हारी बाहों में आ गई क्योंकि मेरी दुनिया तुम्हारी बाहों से शुरू होकर तुम्हारी बाहों में ही ख़त्म होती है। अर्जुन ने जैसे ही मान्यता को ये कहते सुना वह उसे लेकर बेड पर पलट गया और मुस्कुराते हुए बोला, जब तुम्हें पता है कि तुम्हारी दुनिया मुझसे शुरू होकर मुझ पर ही ख़त्म होती है तो इस तरह से जिद क्यों करती हो बीवी। वहीं दूसरी तरफ गोवा में ठंडी हवाओं के झोंके जब खिड़की से छनकर कमरे में आई तो उनकी ठंडक के असर से निधि की नींद खुल गई। उसने देखा कि वह तक्ष के ऊपर ही सो रही थी। निधि ने तक्ष की पीठ को चूमते हुए कहा, तक्ष अब उठ जाओ ना, कितना सोओगे, सुबह हो गई है अब। उसने घड़ी की तरफ देखा तो सुबह के 8 बजे थे। निधि ने तक्ष के कान में धीरे से उसके कानों को काटते हुए कहा, सुबह के 8 बज रहे हैं तक्ष, तुम्हें उठना नहीं है, अब उठ भी जाओ। भूख भी लगी है मुझे, रात को हमने डिनर भी नहीं किया था और मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। इतना सुनते ही तक्ष की आंखें खुली और वह निधि को अपने ऊपर पूरी तरह से खींचते हुए बोला,
भूख तो लगी है जान, लेकिन मुझे खाने की नहीं, तुम्हारी भूख लगी है। अरे इस भूख को तो मैं बर्दाश्त भी कर सकता, लेकिन जब मेरे जिस्म को तुम्हारे जिस्म की भूख लगी है तो ये पागल हो जाता है, ये बस तुम्हें ही खाना चाहता है। बोलो अभी मुझे ये खाने दोगी तो ही मैं उठूँगा, वरना मैं अभी नहीं उठूँगा। इतना कहकर तक्ष ने निधि से अपना मुँह फेर लिया और फिर से सो गया। निधि ने मुस्कुराते हुए उसके कान को चूमते हुए कहा, हाँ खा लेना, पहले उठ तो जाओ, मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। निधि ने जैसे ही इतना कहा कि तक्ष निधि को पलटकर अपने नीचे किया और उसके कॉलर बोन और गर्दन पर जल्दी से किस करने लगा, लेकिन तभी उसे कुछ याद आया और वो निधि से थोड़ा अलग हुआ। निधि ने तक्ष के ऐसा करने पर अपनी आंखें बंद की, लेकिन जब तक्ष रुका तो उसने फट से अपनी आंखें खोल उसे सवालिया निगाहों से देखने लगी। तक्ष उसे देखते हुए बोला, निधि अगर हम दोनों को अलग करने की कोशिश की जा सकती है, पर तुम मुझसे वादा करो कि सिचुएशन चाहे कैसी भी हो या कुछ भी हो, शायद तुम्हारे खिलाफ भी मैं हो जाऊं, तुमसे दूर हो जाऊं, लेकिन तुम मुझे खुद को दूर नहीं करोगी। निधि मेरे पहले बहुत सारे अफेयर्स हैं, मैं इस बात से इनकार नहीं करता, लेकिन प्यार मुझे तुमसे ही हुआ। तुम्हारी बाहों में मैं खुद को सुकून पाता हूँ और तुम्हारे सुकून के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इसलिए मैंने अपने परिवार के खिलाफ जाकर तुमसे शादी की। मैं तुम्हें उनके सामने लेकर जाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, कुछ वक्त में। तब तक तुम मुझे प्यार करो, तुम्हारा यह प्यार मुझे उनके सामने खड़े रहने के सहारा दे सके, मुझे मजबूत बना सके। तक्ष ये सब कहने पर निधि ने अपने हाथ को उठाकर उसके गाल पर रखा और अपने उंगली से उसके गाल को रब करते हुए बोली, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, हमेशा तुम्हारे साथ में रहूँगी, तुम्हारा प्यार बनकर। लेकिन तक्ष किसी भी बात पर रिएक्ट करने से पहले मुझ पर भरोसा करना। माना कि मैं पहले अंगद से प्यार करती थी, लेकिन जब से मुझे तुमसे प्यार का एहसास हुआ है, मैंने किसी और के बारे में सोचा तक नहीं है। बस मैंने तुम्हें ही प्यार किया है, तुम्हें अपना मैंने सब कुछ सौंप दिया है, तो इसलिए मुझ पर भी भरोसा करना। मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊँगी और ना ही कभी तुम्हें धोखा दूँगी, क्योंकि अब तुम मेरी ज़िंदगी हो। यह पल रोमांटिक से अब थोड़ा सीरियस होता जा रहा था और निधि का इस तरह कहना तक्ष को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वह निधि के बारे में पहले से ही सब कुछ जानता था और उसके बाद भी उसने उससे प्यार किया था, इसलिए वह निधि को किसी भी चीज़ के लिए ब्लेम नहीं कर सकता था। जब निधि उसे ये कर रही थी कि वह उसके साथ हमेशा रहेगी, उसे प्यार करेगी, बस उसके बदले में उस पर भरोसा करना है, तो तक्ष इस बात से कैसे इनकार कर सकता था। उसने धीरे से निधि के होठों को अपने होठों में लेकर कहा, मैं तुम पर हमेशा भरोसा करूंगा निधि, और तुम्हें इसी तरह मैं बेइंतहा प्यार भी करूंगा। इतना कहते हुए तक्ष ने निधि के होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे बेहद प्यार से चूमने लगा। धीरे धीरे कर तक्ष ने निधि के ऊपर अपना कब्जा कर लिया और उसके होठों को बेइंतहा चूमे जा रहा था। उसके हाथ निधि की पूरी बॉडी को टटोल रहे थे। तक्ष के ऐसा करने से निधि पूरी तरह से उसकी होने के लिए तैयार हो रही थी। निधि की पूरी बॉडी में एक सनसनी सी दौड़ रही थी। निधि ने अपने हाथों को तक्ष के बालों में रखा और उसे धीरे धीरे सहलाने लगी। निधि की उंगलियां तक्ष के बालों में धीरे धीरे उलझ रही थी। तक्ष ने अपना चेहरा ऊपर करके निधि के चेहरे को देखा, जो आंखें बंद किए खुद को तक्ष को सौंप चुकी थी। धीरे से तक्ष ने निधि में एंटर किया और अपनी कमर को धीरे धीरे मूव करने लगा, जिससे निधि के मुंह से एक दबी दबी सी चीख निकली। इस पर तक्ष ने उसके गालों को चूमते हुए कहा, बस थोड़ा सा, फिर तुम सिर्फ एंजॉय ही करूँगी। इतना कहकर उसने अपने मूवमेंट को तेज करना शुरू किया। निधि तक्ष को महसूस कर रही थी। दोनों एक दूसरे को बेपनाह प्यार कर रहे थे, जो कि दोनों के दिलों में भरा हुआ था। अब तक्ष निधि को खुद से दूर जाने की इजाज़त नहीं दे सकती थी, क्योंकि कहते हैं जब मोहब्बत में दो जिस्मों की नहीं बल्कि दो रूहों का मिलन होता है, और अब तक्ष और निधि एक दूसरे की रूह में बस चुके थे, तो दोनों कैसे एक दूसरे से अलग हो सकते थे। वहीं दूसरी तरफ मुंबई में सुबह के 10 बजे आरुष और अर्जुन दोनों ही ऑफिस जा चुके थे और बाकी सब घर पर थे। अंगद भी अपने ऑफिस जा चुका था ताकि वह एक हफ्ते की छुट्टी ले सके। अपनी शादी की सारी तैयारियां करने के लिए बाकी सभी घर पर ही थे। मान्यता और शहर यह डिसाइड कर रहे थे कि उन दोनों को शादी में कैसे तैयार होना है।
बोल्ड तरीके से या फिर सिंपल तरीके में। वैसे भी शहर दुल्हन बनने वाली थी तो उसे अच्छे से ही तैयार होना था। वहीं उसके पास बैठी जानकी जी और अविका जी उन दोनों का पूरा ख्याल रख रही थी। उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती तो वह तुरंत उन्हें ला कर देती। इस पल को वो दोनों पूरी तरह से एंजॉय कर रही थी, क्योंकि उन्हें खुद से उठकर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी। जब उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो उन्हें खुद से उठकर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी। वहीं ऑफिस में अर्जुन के केबिन में आरुष एक फ़ाइल पढ़ रहा था। तभी उसके फ़ोन पर एक कॉल आया। उसने कॉल रिसीव किया। हेलो। तो दूसरी तरफ से आवाज़ आई, 6 साल पहले जो एक्सीडेंट हुआ था उस बारे में कुछ पता चला है? उसने तुरंत कहा, बोलो क्या पता चला है? तब दूसरी तरफ से आवाज़ आई, सर जो एक्सीडेंट हुआ था ना, उसे किसी बख्शी फैमिली ने किया था। उस ट्रक ड्राइवर को बख्शी फैमिली के हेड यानी मिस्टर अशोक बख्शी ने अर्जुन सर के एक्सीडेंट के लिए पैसे लिए थे। इससे ज़्यादा अभी हमें कुछ पता नहीं चला। हम डिटेल्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही डिटेल्स मिलती हैं हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। इतना कहकर फ़ोन कट गया और आरुष ये सोचने लगा कि ये बख्शी फैमिली कौन है और उन्होंने अर्जुन को 6 साल पहले मरवाने की कोशिश क्यों की थी। फ़ोन कट होने के कितनी ही देर तक आरुष इस बारे में सोचने लगा, क्योंकि इससे पहले उसने किसी के मुँह से बख्शी फैमिली के बारे में कुछ नहीं सुना था। तो ये बीच में बख्शी फैमिली कहाँ से आ गई और उनकी अर्जुन के साथ ऐसी क्या दुश्मनी है जो उन्होंने अर्जुन की जान लेने की कोशिश की। और अगर उस कार में आरुष नहीं होता तो अर्जुन खुद को बचा सकता था, लेकिन अर्जुन के साथ उस कार में होने से आरुष का फंसने के कारण अर्जुन को आरुष को निकालने में मदद करनी पड़ी थी, जिसकी वजह से पीछे से एक बार और जब ट्रक ने आकर कार को टक्कर मारी तब तक अर्जुन ने आरुष को निकाला, लेकिन अर्जुन खुद को नहीं निकाल पाया था। उससे अर्जुन का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, क्योंकि पहले टक्कर में उसे चोट आई थी लेकिन कम, और आरुष को निकालने की वजह से जब दूसरी बार कार से टक्कर मारी और कार रोड में आग लगने लगी तब अर्जुन को बहुत बुरी तरह से चोट लग गई थी। यहाँ तक कि डॉक्टर ने अर्जुन को जवाब दे दिया था कि वो बचेगा भी या फिर नहीं, कभी अपने पैरों पर खड़ा होगा या नहीं। लेकिन अर्जुन की विल पावर ने उसे वापस खड़ा किया। अर्जुन जो काफ़ी देर आरुष को इस तरह खोए हुए देखा, उसने आरुष से पूछा, क्या हुआ आरुष, किसका कॉल था और तुम इतनी देर से क्या सोच रहे हो? आरुष अपनी सोच से बाहर आया और वह अर्जुन की तरफ देखने लगा। तभी आरुष ने अर्जुन से पूछा, बॉस क्या आप किसी बख्शी फैमिली को जानते हैं, या पहले आपकी उनसे किसी तरह की आर्गुमेंट कोई हुई थी, या किसी तरह से आपने उनकी फैमिली बिजनेस में या किसी भी चीज़ में उन्हें बर्बाद किया है जो वो आपसे बदला लेना चाहते हैं? अर्जुन को समझ नहीं आया कि आरुष उससे पूछना क्या चाहता है। तभी अर्जुन ने जवाब दिया, मैं किसी बख्शी फैमिली को नहीं जानता और ना ही मैं कभी उनसे मिला हूँ, और मैं तुम्हारे मुँह से आज पहली बार ये बख्शी फैमिली का नाम सुन रहा हूँ। लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो, क्या हुआ है बोलो? आरुष कुछ देर सोचने के बाद अर्जुन से बोला, एक्चुअली सर 6 साल पहले जो हमारा एक्सीडेंट हुआ था वो बख्शी फैमिली के किसी हेड ऑफ अशोक बख्शी ने करवाया था। इतना सुनते ही अर्जुन हैरानी से उसे देखने लगा कि जिसे वह जानता तक नहीं वह उसकी जान लेने की कोशिश क्यों करेगा, उसका इतना बड़ा एक्सीडेंट क्यों करेगा जिसमें उसके बचने के चांसेस बहुत कम थे। अर्जुन कुछ देर रुक कर बोला, हम भी तो देखे कि आखिर उसने मेरा ये एक्सीडेंट क्यों करवाया, और ये है कौन? अरुण बख्शी, उठवा लो साले को। आरुष ने अर्जुन की आंखों में जोश और गुस्से से तिलमिलाती हुई जो चमक देखी, उसने फ़ोन निकाला और अपने आदमी को ऑर्डर दिया, अशोक बख्शी का पता लगा, उसे किसी भी हालत में मेरे सामने हाजिर करो। अर्जुन कुछ देर तक चुपचाप खड़ा रहा। उसके दिमाग में अब 6 साल पहले के एक्सीडेंट और उस वक्त से जुड़ी सब बातें घूमने लगी। वह जानता था कि उस एक्सीडेंट ने उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी थी। उसकी ज़िंदगी की राहों में आने वाली सबकी बड़ी रुकावट थी वो। लेकिन अब जब उसे पता चला कि इसके पीछे बख्शी फैमिली का हाथ था तो अब अर्जुन का खून खौल उठा। आखिर इतने दिनों से वो इस इंसान का पता लगाने की कोशिश कर रहा था जिसने उसका एक्सीडेंट करवाया था। कुछ देर बाद अर्जुन ने ठंडे लेकिन गुस्से भरे लहजे से कहा, आरुष इस बार हम सिर्फ जवाब नहीं चाहते बल्कि हिसाब किताब भी लेना चाहते हैं। अगर बख्शी फैमिली ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश
की है तो उसका इसे अंजाम भुगतना भी पड़ेगा। आरुष ने सिर हिलाते हुए कहा, यस बॉस, आप बेफिक्र रहिए, हम उन्हें कहीं पीछे छिपने का मौका नहीं देंगे। वैसे भी पिछले 6 सालों से वो छिपते हुए ही आ रहा है, अब और नहीं। अर्जुन की आंखों में एक अलग ही गुस्सा नजर आ रहा था और जो बदले की आग को बयां कर रहा था। अर्जुन ने धीरे से कहा, इस खेल का अंत अब मैं करूंगा। बख्शी फैमिली ने जो शुरू किया है उसे अब मैं ख़त्म करूंगा। और उसने हाँ में सर हिलाया और कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। दोनों अब आने वाले तूफान के लिए तैयार थे, जिसका नाम था अशोक बख्शी। अशोक बख्शी के आने के बाद ही उसे पता चला कि आखिर उसने 6 साल पहले उनका एक्सीडेंट क्यों करवाया था। अर्जुन और आरुष दोनों अशोक बख्शी को ढूंढकर उसके हर सवाल का जवाब लेना चाहते थे। अर्जुन के मन में बार बार वही सवाल घूम रहा था, आखिर ये बख्शी फैमिली उनके खिलाफ साजिश रच क्यों रही है। आरुष ने अर्जुन से कहा, बॉस, मैंने अपने आदमी भेज दिए हैं, हमें जल्दी से अशोक बख्शी का ठिकाना मिल जाएगा। लेकिन आपको पता है, बख्शी फैमिली सिर्फ बिजनेस में ही नहीं बल्कि पॉलिटिकल वर्ल्ड में भी अपनी जड़ें मजबूत कर चुका है। हमें बेहद सोच समझ कर कदम उठाना होगा। अर्जुन ने हाँ में सर हिलाया और कहा, मैं जानता हूँ, अब कोई पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता। बख्शी ने जो चाल चली है उससे जवाब तो मिलना चाहिए ना, चाहे जो भी हो जाए। अगर पॉलिटिकल में उनकी पकड़ मजबूत है तो मैं भी द अर्जुन माफिया बॉस हूँ। यह कहते ही अर्जुन मुस्कुरा रहा था, जैसे उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा हो। अर्जुन का फ़ोन अचानक रिंग करने लगा। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, बॉस, अशोक बख्शी अभी अपने फार्म हाउस में है, हमें उसका ठिकाना मिल गया है। आरुष अर्जुन की ओर देखा और कहा, अब खेल शुरू करते हैं, चलो। आरुष ने कहा, बॉस, आपको सच में लगता है कि अर्जुन बख्शी को हमें जवाब देना पड़ेगा? अर्जुन ने मुस्कुराहट के साथ कहा, उसे जवाब तो देना ही पड़ेगा, या तो खुद देगा या फिर हम उससे निकलवाएंगे या फिर वो सीधा ऊपर जाएगा। अर्जुन ने अपनी गाड़ी की चाबी उठाई और वह तेज़ी से बाहर की ओर बढ़ गया। आरुष के पीछे पीछे चल पड़ा। दोनों अब सीधे फार्म हाउस की ओर जा रहे थे, जहाँ अशोक बख्शी इंतज़ार कर रहा था। एक ऐसा अंजाम जिसके बारे में शायद उसे कभी सोचा ही नहीं था। अर्जुन का दिल अब तेज़ी से धड़कने लगा। उसके सामने वो रात बार बार घूम रही थी जब उसकी ज़िंदगी ही पलट गई। आज वो उस अतीत का हिसाब करने जा रहा था। अर्जुन जो ऑफिस के बाहर आ रहा था, वो अचानक अपने कदम रोकता है और वापस अपने केबिन की तरफ जाते हुए आरुष से कहता है, आरुष, वापस चलो, हमें नहीं जाना उसके फार्म हाउस। आरुष उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। वो वहीं खड़ा अर्जुन को वापस आते हुए देख रहा था। फिर अर्जुन ने उसके पीछे जाते हुए बोला, लेकिन बॉस, हमें तो अशोक बख्शी के पास जाना था, यह जानने के लिए कि उसने अपना एक्सीडेंट क्यों करवाया था। अर्जुन ने आगे बढ़ते हुए कहा, देखो आरुष, हमें उसके पास नहीं जाना है, उसे हमारे पास आना है। 6 साल पहले उसने मेरा एक्सीडेंट क्यों और किस लिए कराया, ये हमें उसके पास जाकर नहीं बल्कि मेरा एक्सीडेंट क्यों करवाया था ये बताने के लिए अब उसे हमारे पास आना चाहिए। और इसके लिए हमें एक काम करना है, उसे पहले बर्बाद करना है। उसके सारे प्रोजेक्ट कैंसिल कर दो, उसकी चलती डील्स को रोक दो, उसके कंस्ट्रक्शन के कामों को तबाह कर दो। जो कर सकते हो उसे बर्बाद करने के लिए वो सब चीज़ कर दो। मुझे बस अशोक बख्शी सड़क पर चाहिए। उसके जितने भी सीक्रेट अफेयर्स होंगे सब मीडिया में लीक कर दो। उसके सारे धंधे और काले धंधे और इनलीगल काम सबको बंद कर दो। और उसके जो इनलीगल काम है उसके सबूत मीडिया के सामने रख दो विद प्रूफ, ताकि वो बौखला कर सामने आए। और अगर उसके सामने आने से पहले उसने कुछ करने की कोशिश की। अर्जुन की आंखों में अब ठंडक थी, लेकिन जलन जैसे आग उसके महसूस हो रही थी। तो वो अर्जुन रघुवंशी का रौद्र रूप देखेगा। अर्जुन की बात सुनकर आरुष ने कहा, काम हो जाएगा बॉस। इतना कहकर वो ऑफिस से बाहर गया। उधर अर्जुन ऑफिस के अंदर ही था कि तभी उसके फ़ोन पर मैसेज बीप की आवाज़ आई। उसने अपनी पॉकेट से फ़ोन निकाला और देखा कि मान्यता का मैसेज आया है, जिसमें सिर्फ उसने एक टेढ़ा मुँह का इमोजी था। तो अर्जुन अभी उस तरह बौखलाया हुआ था, अशोक दीक्षित को बर्बाद करने की प्लानिंग कर रहा था। मान्यता का एक मैसेज देखकर उसके होठों पर स्माइल आ गई। उसने मैसेज ओपन किया और एक स्माइली इमोजी भेजते हुए लिखा, क्या हुआ जान, इस तरह से मुंह क्यों बना रही हो, मेरा बेबी भी ऐसा ही हो जाएगा। तभी फिर से मैसेज की आवाज़ सुनाई। अर्जुन ने मैसेज देखा तो, मुझे गोलगप्पे खाने हैं। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए लिखा, तो खा लो ना,
बोलो मम्मी जी से बना देगी, क्यों परेशान हो रही हो? तभी फिर से मैसेज आया, तुम लेकर चलो ना, या तो तुम घर आओ। अर्जुन ने जवाब दिया, मनु बच्चा अभी मैं ऑफिस में हूँ और काम कर रहा हूँ एक बार से। फिर वही टेढ़ा मुंह वाला इमोजी आया, साथ में मैसेज था, तुम अपना काम करते रहो, मुझ पर ध्यान बिल्कुल मत दो, बाय, मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी। मान्यता का ये मैसेज पढ़कर अर्जुन मुस्कुराया और हंसते हुए इमोजी के साथ लिखा, मैंने तुम बिल्कुल बच्चों की तरह अब बिहेव कर रही हो, बट आई लाइक इट माई बेबी। अर्जुन के इस मैसेज के बाद सिर्फ एक मुंह बनाने वाला और गुस्सा करने वाला इमोजी आया। इसे देखकर अर्जुन ने मुस्कुराते हुए लिखा, अरे मेरा मनु बच्चा मुझसे नाराज़ हो गया, चलो कोई बात नहीं, मैं अपने बच्चे को घर आकर मना लूँगा। जब मैं रात को अपने बच्चे को बहुत प्यार से जब प्यार करूँगा तो उसे मानना ही पड़ेगा। यह लिखकर अर्जुन ने एक किसिंग इमोजी सेंड कर दी। इस पर मान्यता जो बेड पर लेटी देख रही थी बोली, बस यही सब काम पर ध्यान दो, मुझ पर नहीं। अर्जुन, तुम मुझसे प्यार नहीं करते। फिर अपने पेट पर हाथ फेरते हुए बोली, देखो बेबी, पापा को मम्मा से बिल्कुल प्यार नहीं। उन्हें पता था कि मुझे कितना मन था गोलगप्पे खाने का। कुछ आधे घंटे बाद अविका जी मान्यता का कमरे में आई। उन्होंने एक ट्रे पकड़ी हुई थी जिसे लाकर वो बेड पर रखी। ट्रे में चीज़ें देखकर मान्यता की आंखें चमक उठी। उसने खुश होकर कहा, मम, आपको कैसे पता चला कि मेरा गोलगप्पे खाने का मन कर रहा था? अविका जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो मेरे बच्चे, थोड़ी देर पहले अर्जुन का फ़ोन आया था कि उसने कहा कि उसकी बीवी को गोलगप्पे खाने की तलब हो रही है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने हाथों से घर पर गोलगप्पे बनाकर तुम्हें खिलाऊं। बाहर के खाने से उसने मना किया है। फिर गोलगप्पे बनाते हुए अविका जी ने कहा, और यह सही भी है कि अगर बाहर का खाना पता नहीं कितने हाथों से छुआ हुआ होता है, इसलिए जब भी कुछ खाने का मन करे तो मुझे घर पर बता देना, मैं खुद बना दूंगी तुम्हारे लिए। मान्यता ने मुस्कुराते हुए गोलगप्पा उठाया और बाइट लेते हुए खुश हो गई। उसकी आंखों और चेहरे में एक अजीब सी मुस्कुराहट और चमक थी। मॉम, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा मुझे चाहिए था। आपने मेरी क्रेविंग का ख्याल रखा, थैंक यू मॉम जी। अविका ने प्यार से उसके गाल थपथपाते हुए कहा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे तुम्हारी हर ख्वाहिश पता होनी चाहिए ना। मान्यता ने अपने पेट पर हाथ फेरते हुए हंसकर कहा, और बेबी के पापा जी को भी पता होना चाहिए। मैंने अर्जुन को कॉल किया और बताया कि मुझे गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है, तो उसने कहा कि घर पर माम को बता, वो बनाकर खिलाएंगी। अविका जी हंस पड़ी। अर्जुन धीरे धीरे सब कुछ सीख रहा है। पति बनने के साथ साथ पापा बनने की भी ट्रेनिंग चल रही है उसकी, लेकिन वो तुम्हारा पूरा ख्याल रखने की कोशिश भी कर रहा है। और उसने ही मुझे कॉल करके बताया कि तुम्हें गोलगप्पे खाने की क्रेविंग हो रही है। मान्यता ने अविका जी की ओर देखा और हंसते हुए कहा, वो तो है मम्मी, वैसे बेबी के पापा को ये बात समझने में थोड़ा वक्त लगेगा कि माँ और बेबी दोनों की क्रेविंग एकदम सीरियस होती है। उनके ध्यान नहीं दिया तो एक सीरियस लड़ाई भी हो सकती है बेबी के मम्मी और पापा के बीच। फिर हल्की सी शरारत से मुस्कुराते हुए बोली, वैसे अर्जुन को घर आते ही बोलूँगी कि देखो, मम्मी ने गोलगप्पे बनवा दिए हैं मेरे लिए, और तुमने गोलगप्पे दिलवाने से मना भी किया था ना। अविका जी हंसते हुए बोली। अर्जुन सुनते ही भाग चले आएगा। मान्यता ने हंसते हुए एक और गोलगप्पा खाया और पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, बेबी देखो, मॉम ने हमारी बात मान ली, अब तुम भी खुश हो ना। अविका जी ने यह देख मान्यता के इस प्यार से निहारते हुए कहा, तुम्हारी यह खुशी ही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है मान्यता। तुम बस अपना और बेबी दोनों का ख्याल रखना और तुम दोनों खुश रहना। हाँ, आप लोग सिर्फ उसी से ही हेल्दी रहने के लिए सोचा कीजिए और सिर्फ उसी की फरमाइशों को पूरा कीजिए। मुझे तो कोई पूछता ही नहीं। पीछे से शहर ने आते हुए कहा। उसे देखकर लग रहा था कि वह भी बहुत चिड़ी हुई है। वो आई और बैठी। उसने खुद से गोलगप्पा लिया और खाकर अपनी आँख बंद करते हुए बोली, क्या स्वाद है इसका, वेरी टेस्टी, कितने दिनों बाद खाया है मैंने। और आंटी, आप तो मुझे भूल ही गई ना, आप सिर्फ इसके लिए लेकर आई, मेरे लिए नहीं ना। इतना कहकर शहर ने मुंह बना लिया। मान्यता और अविका जी ने उसे देखा और दोनों हंस पड़ी। अविका जी बोली, तुम सो रही थी शहर, इसलिए मैंने तुम्हें जगाया नहीं। अगर तुम जगी होती तो मैं तुम्हारे साथ मान्यता को लेकर कमरे में आती, लेकिन अब जब तुम कमरे में आ गई हो तो तुम सो रही थी, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए अलग से गोलगप्पे बनाकर किचन में रख दिया है। उसके बाद मान्यता के लिए मैं ये सब चीज़ें लेकर यहाँ आई हूँ। और रही बात बच्चे और माँ के हेल्थी रहने के लिए, तो हम
तुम्हारे लिए भी दुआ करते हैं कि हमारे चारों बच्चे खुश रहे और हेल्दी रहे, ताकि जब बच्चे दुनिया में आए तो तुम्हें कोई परेशानी ना हो और बच्चे भी सही सलामत आए। यह कहते हुए अविका, जिन्हें प्यार से मान्यता और शहर दोनों के गालों को छुआ, दोनों मुस्कुरा दी और दोनों ने गोलगप्पे खाने की कंपटीशन शुरू कर दी। अविका जी साइड में बैठकर मुस्कुराते हुए दोनों को देख रही थी। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में बैठे अर्जुन, जो अपनी फाइल्स को पढ़ रहा था, उसके फ़ोन पर कॉल आया जो एक अननोन नंबर था। अर्जुन ने कॉल रिसीव किया तो दूसरी तरफ से एक आवाज़ सुनाई दी, मिस्टर अर्जुन रघुवंशी, क्या आप सिर्फ एक बार मेरे साथ बेड शेयर नहीं कर सकते? आप जितने हॉट और सेक्सी हैं, मुझे उस लड़की से जलन हो रही है जिसके साथ आप हर रात अपनी रातें रंगीन करते हैं और बेड शेयर करते हैं। उस लड़की को आपके हॉट फिगर, मसल्स और बाइसेप्स को छूने का हक मिला हुआ है, तो मुझे एक चांस तो मिलना चाहिए। इतना नहीं तो एक बार ही मेरे साथ बेड शेयर करने का चांस दे दो। मुझे यकीन है कि आप उसे भूलकर सिर्फ मेरे साथ ही बेड शेयर करना चाहोगे। प्लीज़ एक मौका तो दे दो ना। ये सब कहने वाली कोई और नहीं बल्कि मिसेस खुराना थी। उसकी आवाज़ सुनकर अर्जुन अंदर तक आग लग चुकी थी, क्योंकि वह मान्यता के अलावा किसी और को खुद को छूने की इजाज़त नहीं देता था। वहीं मिसेस खुराना उसे सड्यूस करने की पूरी कोशिश कर रही थी। अर्जुन ने सख्त लहजे में कहा, मिसेस खुराना, मैं कोई कुत्ता नहीं हूँ जो हर मांस के टुकड़े को चाटने और खाने के लिए उतारू रहता हूँ। मैं एक शेर हूँ जिसे छूने का हक सिर्फ उसकी शेरनी का है, और मैंने अपनी शेरनी पहले ही चुन ली है। और मेरी शेरनी की दहाड़ में इतनी ताकत है कि सामने वाला उसे सुनकर उसके काटने का अंदाज़ा लगा सकता है। और मेरी शेरनी को जब ये पता चलता है तो सामने वाले के पसीने छूट जाते हैं। वो ये सोचकर पहले ही कदम हटा लेता है कि जब उसकी दहाड़ में इतनी ताकत है तो जब वो काटेगी तो शायद उसके शरीर का कोई हिस्सा सलामत ही नहीं बचेगा। इसलिए दूर रहो, क्योंकि मेरी शेरनी को अभी तक पता नहीं है कि उसके सिर पर किसी जंगली बिल्ली की नज़र है। अर्जुन की बातें सुनकर मिसेस खुराना ने कहा, मिस्टर रघुवंशी, ये जंगली बिल्ली पंजाबी बहुत ज़ोरों से मारती है और मज़ा भी उतना ही देती है। मैं तो पहले ही कह रही हूँ कि तुम एक बार ट्राई तो करो। अगर तुम्हें मज़ा नहीं आया तो तुम दोबारा मेरे साथ आने के लिए तैयार मत होना। मैं तुम्हें फोर्स भी नहीं करूँगी। मैं तुम्हें अपनी हॉटनेस की वीडियो भेजती हूँ, तुम ज़रूर देखना। तुम्हारा दिल मचल जाएगा और तुम किसी बिना अपॉइंटमेंट के मेरे और अपनी वाइफ के डर के मेरे पास सोने के लिए आओगे, मेरे साथ रात एंजॉय करने। और वो भी सिर्फ एक नहीं, कई रातें। जब तुम्हारा मन मेरे जिस्म को याद करके मचल उठेगा तो मेरे पास आ जाना। ओके बाय, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। इतना कहकर मिसेस खुराना ने फ़ोन कट किया। अर्जुन ने पहले फ़ोन को घूरा, फिर उसके बाद वो मुस्कुराने लगा। शायद शेरनी की दहाड़ने का वक्त आ गया है, उसने सोचा। उसके होठों पर मुस्कुराहट और बड़ी हो गई। तभी एक वीडियो उसके फ़ोन पर आया जिसे उसने ओपन किया। वीडियो में मिसेस खुराना अपने बेड पर बिना कपड़ों की थी और वो यहाँ वहाँ खुद को टच कर रही थी। उसको देखते ही अर्जुन ने तुरंत वीडियो को बंद किया, लेकिन उसने उसे डिलीट नहीं किया क्योंकि उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अर्जुन ने उस वीडियो को अपने फ़ोन की गैलरी में सबसे सामने रखा ताकि वह किसी ने अगर उसका फ़ोन रिसीव किया या उठाया तो वो उसे तुरंत वो वीडियो मिल जाए। अर्जुन ने फिर और उसको कॉल किया और उसे स्टेटस पूछा। इसके बाद वो ऑफिस से घर के लिए निकल गया, क्योंकि वो दिन भर में चाहे कितना भी काम कर ले, लेकिन मान्यता से बात किए बिना वह रात को सोने से पहले ही ऑफिस से निकल जाता ताकि मान्यता के पास पहुंच सके। कुछ देर में अर्जुन घर पहुंचा, लेकिन उसे मान्यता पर ध्यान नहीं दिया। वो फ़ोन पर बात करते हुए कह रहा था, हाँ मिसेस खुराना, क्या करूँ, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है ना, इसलिए थोड़ी ज़रूरत पड़ रही है। और आप जैसी हॉट लेडी अगर मिल जाए तो किसी भी मर्द का दिल नहीं मचलेगा। हाँ मैंने देखा, अभी पूरा नहीं देखा, बस स्टार्ट किया है और अभी कॉल आ गया। काम का वर्कलोड ज़्यादा है ना, इसलिए पूरा नहीं देख पाया। देख लेता हूँ मैं अभी डिनर के बाद और फिर बताता हूँ। हाँ क्यों नहीं। मान्यता अर्जुन की बातें सुनकर हैरान थी कि वह किस मिसेस खुराना से बात कर रहा है, लेकिन उसे कुछ कहा नहीं। अर्जुन ने अपना फ़ोन सेंटर टेबल पर रखा और बाथरूम की ओर चला गया। उसकी तिरछी नज़रें मान्यता पर ही थी। जैसे ही अर्जुन ने बाथरूम का दरवाज़ा लॉक किया, वैसे ही मान्यता बेड से उठी और वो तुरंत भागकर सेंटर टेबल के पास आई। उसने फ़ोन उठाया और कॉल हिस्ट्री चेक की तो पता चला कि अर्जुन ने आखिर कॉल मिसेस खुराना से की थी।
उसने जब वो वीडियो क्लिप ओपन किया जिसके बारे में अर्जुन बात कर रहा था तो मान्यता का खून खौल उठा। वो वीडियो जैसे जैसे आगे देख रही थी, मान्यता को अर्जुन और उस वीडियो में मौजूद मिसेस खुराना पर दोनों पर ही गुस्सा आ रहा था। मान्यता ने कहा, लगता है मेरे पति पर नज़र डालने वाली एक जंगली बिल्ली ही है। कोई बात नहीं, इसे पता चलेगा कि वह किस पर नज़र डाल रही है। वह कोई सिंगल बंदा नहीं जिस पर आसानी से नज़र डाली जा सके। मैं उसकी नज़रों को नोचकर कुत्ते को खिला दूंगी। इतना कहकर गुस्से में उसने टेबल से फ़ोन पटका और उठकर खड़ी हो गई। मान्यता बेड पर खड़ी हुई और अपना फ़ोन उठाया और किसी को कॉल करने लगी। उसने कहा, अभी के अभी चाहिए मुझे, इसमें ज़रा सी भी देरी पसंद नहीं मुझे। तुम सोच लो, ये तुम नहीं कर सकते और मुझे कैसा वक्त लग रहा है। मैं उस औरत की मुंडी अब मरोड़ देना चाहती हूँ, तो चुपचाप अपना काम करो। और अगर तुम मुझे उसकी सच्चाई नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारी सच्चाई सबके सामने ला दूंगी। मान्यता की धमकी से फ़ोन की दूसरी साइड जो मौजूद खड़ा था वो हड़बड़ा गया और उसने कहा, मान्यता, ये आप क्या बोल रही हैं मैम? मेरा कोई सीक्रेट नहीं है। मैंने कौन सी सच्चाई छुपाई है आप लोगों से? तभी मान्यता ने कहा, तुम शहर से प्यार करते हो ना, यह मुझे पता है। और अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो फिर सोच लेना, मैं शहर और बाकी सबको ये बता दूंगी कि मैं तुम्हें सिर्फ ये धमकी नहीं दे रही हूँ, ऐसा मैं कर भी सकती हूँ। इसलिए चुपचाप से मुझे उस औरत का एड्रेस निकाल कर दो। मान्यता बेड पर बैठी अर्जुन के वॉशरूम से बाहर आने का इंतज़ार करने लगी। कुछ 10 मिनट के बाद जब अर्जुन फ्रेश होकर बाहर आया तो मान्यता ने उससे पूछा, अर्जुन, तुमने डिनर कर लिया क्या? अर्जुन ने कहा, नहीं, अभी तक तो नहीं किया है। क्यों, क्या हुआ? मान्यता ने कहा, हाँ वो एक्चुअली ना, मुझे कहीं बाहर घूमने जाने का मन कर रहा है, तो तुम डिनर कर लो, मैं थोड़ा बाहर घूम कर आती हूँ। अर्जुन ने मान्यता के पास आकर उसके गाल पर हल्के से हाथ फेरा और उसके होठों पर किस कर दिया और कहा, तो मैं भी साथ में चलता हूँ ना तुम्हारे, हम दोनों घूम कर आएंगे। तभी मान्यता ने उसे बेड पर बैठाते हुए आराम से कहा, नहीं अर्जुन, तुम डिनर जाकर कर लो, काफ़ी थक गए हो तुम काम करते हुए, तुम्हारी बॉडी को थोड़ी रिलैक्स चाहिए होगी, तो मैं बस कुछ देर अकेले बाहर घूम कर आ सकती हूँ। ठीक है, अगर तुम्हें ज़्यादा फिक्र हो रही है तो मैं अपने साथ आरुष को लेकर जाती हूँ। ठीक है, अब तुम डिनर करके आराम करो, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर मान्यता ने कबर्ड से एक शॉल निकाला और उस शॉल ओढ़ा। अर्जुन को एक मिस्टीरियस स्माइल देते हुए कहा और कमरे से बाहर निकल गई। मान्यता के कमरे से बाहर निकलते ही अर्जुन बेड पर सीधा गिरा और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसने धीरे से कहा, मिसेस खुराना, तुम्हारी तो वाट लगने वाली है। मेरी शेरनी आ रही है पंजा मारने के लिए। बच सको तो बच लो, क्योंकि मैं अपनी बीवी को जितना जानती हूँ वो तुम्हें अब किसी मर्द के लायक तो बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। मान्यता सीढ़ियों से नीचे आई तो देखिए सभी लोग हॉल में बैठे आपस में बातें कर रहे थे। मान्यता सीधे बाहर जाने लगी। तभी जानकी जी ने कहा, इस वक्त कहाँ जा रही हो मान्यता? डिनर का वक्त हो गया है बेटा। मान्यता ने पीछे मुड़कर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ बस कुछ देर में मैं वापस आ रही हूँ, दम घुट रहा था इसलिए थोड़ा बाहर जा रही हूँ। तभी अविका जी ने कहा, तो अर्जुन को भी अपने साथ लेकर जाओ ना, अकेली क्यों जा रही हो तुम अभी रात को? मान्यता जो पहले अपने कदम बढ़ा चुकी थी वो एक पल के लिए रुकी और बोली, अर्जुन अभी अभी ऑफिस से आए हैं मॉम, वो थक गए हैं इसलिए मैंने उन्हें आराम करने के लिए कहा है। मैं बस अभी थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी, आप लोग चिंता मत कीजिए मेरी। इतना कहकर मान्यता घर से बाहर निकल गई। उसने आरुष को कॉल किया और कहा, तुमने वो रेडी किया जो मैंने कहा था? आरुष ने जवाब दिया, हाँ रेडी है मैम, करण भी आपके साथ जाएगा। मान्यता ने कहा, ठीक है, और कॉल कट कर दी। तो आगे बढ़कर आंगन में खड़ी कार के फ्रंट ड्राइविंग सीट पर दरवाज़ा खोली, बैठकर कार स्टार्ट की और निकल गई वहाँ से। अर्जुन अपने कमरे की बालकनी से ये सब कुछ देख रहा था। मान्यता के घर से निकलते ही अर्जुन ने आरुष को कॉल किया। आरुष के कॉल रिसीव करते ही अर्जुन ने कहा, उसका ध्यान रखना, एक खरोच तक नहीं आनी चाहिए उसे। अगर उसके जिस्म पर मुझे एक भी खरोच नज़र आई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा आरुष, क्योंकि वह तुम्हारे भरोसे बाहर जा रही है घर से। आरुष ने दूसरी तरफ से कहा, डोंट वरी बॉस, उसके साथ मैं नहीं करण जा रहा है। और करण किस लेवल का कमीना है ये आप और मैं दोनों अच्छी तरह से जानते हैं, वो तो पूरा पागल है।
और जब उसे कोई काम दिया जाए तो वह उसे किस तरह से करता है यह आप भी और मैं भी हम दोनों अच्छे से जानते हैं। तो इस बार आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी मैं पीछे रहूँगा, आपको अपडेट देता रहूँगा और ख़ुद भी अपडेट लेता रहूँगा। अर्जुन ने इतना सुनते ही कॉल कट कर दिया। अभी मिस्टर खुराना के हाउस के बाहर एक साथ कई गाड़ियां आकर रुकी। उनमें से एक लड़की, जिसने बॉडी फिट ब्लैक कलर का बॉडीकॉन ड्रेस पहना हुआ था, चेहरे पर मास्क लगा हुआ था। वहीं दूसरी गाड़ी से एक लड़का निकला जिसने वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहना था। उसके चेहरे पर भी मास्क था। उसकी कमर के पीछे गन लगी हुई थी और कई ऐसे बॉडीगार्ड्स निकले जिनके हाथों में हाईटेक्स गन्स थी। वह लड़की आगे बढ़ी तो वहाँ के गार्ड्स ने उसे रोकते हुए कहा, सॉरी मैम, आपको अंदर जाने से पहले अपनी आइडेंटिटी बतानी होगा, उसके बाद ही आपको अंदर जाने दे सकता हूँ मैं। मुझे पहले बॉस को से बात करनी होगी कि वो आपको अंदर जानते हैं या नहीं, उसके बाद ही मैं आपको अंदर जाने दूँगा। तभी सामने खड़े लड़के ने एक जोरदार तमाचा गार्ड के चेहरे पर मारते हुए कहा, इन्हें रोकने की औकात तुम्हारे में नहीं है, साइड रहकर बात कर, दरवाज़ा खोल जल्दी से। गार्ड कुछ और कहता कि उसने अपनी कमर में खोसी गन निकालकर उसके मुंह पर सीधा तानते हुए कहा, दरवाज़ा खोल या यहीं पर उड़ा दूँ तुम्हें सारी की सारियाँ तेरे मुँह में यहीं ऊपर वाले के पास पहुंच जाएगा। गन देखकर वो गार्ड डरते हुए बोला, नहीं नहीं, मैं खोलता हूँ सर, खोलता हूँ। इतना कहकर उसने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया और वह सब अंदर आ गए, जहाँ अभी का माहौल बहुत अच्छा और खुशनुमा था। मिस्टर खुराना और मिसेस खुराना दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे। तभी एक तेज गोली की आवाज़ आई। डाइनिंग टेबल पर रखे कांच की बोतल को चकनाचूर कर दिया। यह सब अचानक हुआ। इस हमले से हड़बड़ा मच गई और उन्हें बचाने के लिए बॉडीगार्ड्स तुरंत उन्हें कवर करने लगे। लेकिन तभी एक और गोली चली और वह सीधे मिसेस खुराना के पास रखे बॉडीगार्ड के सीधे सीने में लगी और वह नीचे गिर गया। वे ये सब देखकर हैरान रह गए। तब अचानक से ये कौन कर रहा है और इतने सिक्योरिटी होने के बाद कोई अंदर कैसे आ सकता है। अभी वे सब इधर हैरानी से इधर उधर देख रहे थे कि तभी एक लड़का और एक लड़की अंदर आए। पीछे से कुछ बॉडीगार्ड्स भी आए। उनकी चाल में ऐसा रौब था कि कोई भी उसके आगे अपना सिर झुका दे। वह सीधे चलकर मिस्टर खुराना के पास आई और उसके सामने रुकी और उनकी आंखों में देखने लगी। मिसेस खुराना भी उसकी आंखों में ही देख रही थी। तभी लड़की ने अपने हाथ को ऊपर किया और एक झटके से मिसेस खुराना के मुंह पर थप्पड़ मारा, जिससे मिसेस खुराना का चेहरा दूसरी तरफ लुढ़क गया। उसने मिसेस खुराना और मिस्टर खुराना के बाल पकड़े और तेजी से टेबल पर उसे पटक कर झटक दिया। मिसेस खुराना के मुंह से दर्द निकल गया। जैसे ही मिस्टर खुराना ने मिसेस खुराना को बचाने के लिए कुछ किया, सामने खड़े लड़के ने अपने गन को उसके सर पर रखते हुए कहा, चुपचाप यहीं बैठे रहना, तेरी खोपड़ी अभी के अभी उड़ा दूंगा नहीं तो। इतना कहते ही मिस्टर खुराना चुपचाप चेयर पर वापस बैठ गए। वहाँ खड़े बॉडीगार्ड्स भी उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। तभी लड़की ने मिसेस खुराना के बालों को पकड़कर उसके सिर से उठाया और बोली, मैंने सुना है तेरे अंदर बहुत गर्मी है, तेरे जिस्म में आग लगी हुई है। तो चल, आज मैं तुम्हें एक सजेशन देती हूँ। एक काम कर, आजकल मेरा प्रोस्टिट्यूशन भी अवेलेबल होते हैं, मैं तू उन्हें हायर कर पैसे दे और अपने तलवे चाटने को कहे। जैसी तू उन्हें कहेगी वो कर देगी। वो तुझे कुत्ते की तरह चाटेंगे भी और तुझे सेटिस्फाइड भी करेंगे। तो अपने पैसे लगा के उनसे जो भी करना है वो करवा, लेकिन दूसरे के पति को अपने जिस्म की गर्मी मत दिखा, क्योंकि अगर उनकी पत्नी किसी शेरनी की तरह दहाड़ने और पंजा मारने वाली निकली ना, तो तेरे इस शक्ल का नक्शा बदल कर रख देगी। इतना कहकर वो लड़की मिस्टर खुराना की तरफ मुड़ी और उनसे बोली, मिस्टर खुराना, आपके बारे में मैं क्या ही कहूँ। आप हर रोज़ अपने लिए एक नई लड़कियाँ बदलते हैं, लेकिन अपनी बीवी के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। दूसरी लड़कियों के साथ पूरे मज़े करते हैं, लेकिन अपनी बीवी किसी और के पति को अपने बिस्तर पर सेटिस्फाइड करने की कोशिश करती है। मैं आपको अभी एक नमूना दिखाती हूँ। ये कहते हुए लड़की ने अपना फ़ोन निकाला और मिस्टर खुराना के सामने स्क्रीन ऑन कर दी। वहाँ एक वीडियो चल रहा था, जिसमें मिसेस खुराना किसी और के साथ इंटीमेट हो रही थी। ये देखकर मिस्टर खुराना की आंखें बड़ी हो गई और वो हैरानी से मिसेस खुराना को देखने लगे। तभी उस लड़के ने कहा, मतलब पति पत्नी की जोड़ी अच्छी मिली है, तू मुझे धोखा दिया, मैंने तुझे धोखा दिया। तुम हर रोज़ अपनी बिस्तर पर लड़कियों के साथ अलग अलग लड़कियों के साथ रात गुजारते हो और ये नए नए लड़कों को खोजती है अपने लिए। लेकिन इस बार इसने जहाँ नज़रें गड़ाई है उस पर नज़र डालने वाली की मैं आंखें बाहर निकाल दूँ।
फिर वह मिसेस खुराना की तरफ मुड़ी और बोली, देख मेरी तुझसे कोई आपसी दुश्मनी नहीं है, लेकिन मुझे मेरे पति से बहुत प्यार है और अगर कोई गलती से भी उन पर नज़र डाले तो मैं उस इंसान को बर्बाद कर दूंगी। और तूने तो मेरे पति को हाथ लगाने की कोशिश की तो सच में मैं तेरा क्या ही करूंगी। उसने एक बार फिर से मिसेस खुराना के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे अब उसके होठों के किनारे फट गए और उनमें से खून आने लगा। उस लड़की ने कहा, एक मौका दे रही हूँ तुम्हें और छोड़ रही हूँ। इतना कहकर मुड़ी और वापस जाने लगी। तभी सामने खड़े लड़के ने मिस्टर खुराना के सामने कई पेन ड्राइव रखे, जिसमें मिसेस खुराना के अलग अलग मर्दों के साथ इंटीमेट के वीडियोस थे, और बोला, दम है तो अपनी बीवी को खुद सेटिस्फाइड कर, दूसरी लड़कियों को क्यों करता है। इतना कहकर वो दोनों निकल गए। अभी वह मिस्टर खुराना आंखों में खून लिए मिसेस खुराना को घूर रहा था, लेकिन उसके घूरने से मिसेस खुराना को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। एक भारी खामोशी थी दोनों के बीच। मिस्टर खुराना की आंखों में गुस्से की रपटें थी और उनकी नज़रें मिसेस खुराना पर टिकी थी। खाना सामने था, लेकिन अब दोनों की भूख तो जैसे कहीं मर सी गई थी। मिस्टर खुराना ने चुप्पी तोड़ी, लेकिन आवाज़ में गुस्से और कड़वाहट साफ नज़र आ रही थी। अब तक तुम मुझे बेवकूफ़ समझती रहोगी? हाँ, तुम्हें लगा मैं कुछ भी नहीं जान पाऊंगा क्या? मिस्टर खुराना ने अपनी नज़रें झुकाई, मानो वह उसकी आंखों का सामना करने के लिए तैयार हो। अगले ही पल मिसेस खुराना ने अपनी नज़रों को ऊपर उठाया और तीखी मुस्कुराहट के साथ मिस्टर खुराना से बोली, आपको क्या लगता है कि मैं ऐसा कुछ कहूँगी? और मिस्टर खुराना, आप तो ऐसे बिहेव मत कर रही है जैसा कि आपने कुछ किया ही नहीं। लेकिन एक बात कहूँ, यह सब आपने ही तो शुरू किया था ना। आपने ये सब शुरू किया। याद है मैं अकेली घर पर पड़ी रहती थी और आप अपनी रातें किसी और के साथ रंगीन किया करते थे। तो बताइए कि मैं कैसे अपनी रातें रंगीन ना करती, जैसा कि आपने हर लड़की के साथ अपना मुंह काला किया। फिर मैंने भी शुरू कर दिया। अपने भी मनपसंद लड़कों को अपने साथ सोने के लिए मैंने भी अप्रोच किया। जैसे ही ये शब्द मिसेस खुराना के मुँह से निकले, मिस्टर खुराना हैरानी से उन्हें देखने लगे। अभी मिसेस खुराना बोली, तो क्या मुझे यह बात नहीं पता थी कि आप बाहर क्या करते हैं? मुझे सब कुछ अच्छे से पता था जब से यह सब आपने शुरू किया था। लेकिन मैंने सोचा कि आप कुछ वक्त के बाद बदल जाएंगे, मुझसे प्यार करेंगे। लेकिन मैं आपकी बीवी हूँ। लेकिन नहीं, आपको तो दूसरी लड़कियाँ मजा देती हैं, इसलिए आप उनके साथ रंगीन करते हैं। तो मैंने भी वही शुरू कर दिया। इसमें गलत क्या है? जो आप करते थे वही मैंने भी किया। तो फिर आप सही और मैं गलत क्यों? सिर्फ एक बार ही लड़की के हस्बैंड, मुझे नहीं पता ये लड़की कौन है, लेकिन जो भी है इसका हस्बैंड बहुत हैंडसम होगा, क्योंकि मैं अभी भी अपनी गलत इंसान को कभी चुना ही नहीं अपने सोने के। लेकिन जो भी है इसका हस्बैंड काफ़ी हैंडसम होगा, क्योंकि मैंने कभी भी एक अगले इंसान को चूज़ नहीं किया आपके साथ सोने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास एक अगली इंसान है जो कि आप हैं। तो दोस्तों, ये कहानी अब मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लेकर आऊँगी। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। आपको स्टोरी अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।